स्टूडेंट्स, आज अपन सेकंड लेसन का सहायकी पर बहस करेंगे। सहायकी का मतलब होता है सरकार जब जनता को अनुदान प्रदान करती है, सब्सिडी देती है। जैसे आपने देखा है सिलेंडर पर भी अपन को सब्सिडी मिलती है, जबकि रेट तो उसकी ज़्यादा होती है। ऐसे ही अपने को बिजली पर भी कुछ सब्सिडी मिलती है, पानी पर भी मिलती है। और दूसरी चीज़ आप यदि देखें तो कृषि के ज़्यादातर उत्पादन में सब और उनके खाद बीज खरीदने में, इन सब में भी सरकार क्या देती है, सहायकी। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सहायता देनी चाहिए सरकार को, अनुदान यानी देना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं देना चाहिए। इस चीज़ पर बहस करेंगे अपन। वास्तव में यदि देना चाहिए, मैं आपके अंदाज से भी ये लगता होगा जो समृद्ध किसान हैं उनको तो नहीं देना चाहिए ना, और जो कमज़ोर किसान हैं उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इस बात पर क्या की जाएगी, बहस की जाएगी। तो आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता औचित्य का एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बात से तो सभी सहमत है कि किसानों द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी चाहिए। मतलब किसको, छोटे किसानों। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, नई जो भी टेक्निक आती है। अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को परख करने के लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने, मतलब एक बार उनको समृद्ध कर दो तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एक बार देनी चाहिए, एक बार उठा दो किसान को, फिर उसमें ज्ञान हो जाएगा कि कैसे मुझे कौन सी चीज़ प्रयोग करनी है, कैसे उत्पादन करना है, फिर उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। कुछ तो अर्थशास्त्री ये मानते हैं। तो एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया। यही नहीं, सहायकी का में मुख्य उद्देश्य सहायकी का क्या होता है, किसानों को लाभ पहुंचाना है। किंतु उर्वरक यानी अपन खेतों में अच्छे बीज, उसकी खाद वगैरह, इन सब का बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को भी पहुंचता है। और आपने देखा होगा सरकार जो भी सुविधाएं पहुंचाती है, 90% सुविधाएं तो अमीर लोगों को ही मिलती है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे देखो, इसमें सरकार सहायता तो करती रहती है, इसका फ़ायदा गरीबों को तो मिलता नहीं है और अमीरों को मिलता जाता है। तो लाभ जब अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा, तो सरकार का मूल जो उद्देश्य होता है वो गरीबों का उत्थान करना होता है। तो इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकार कोष पर अनावश्यक भारी बोझ, और सरकारी कोष पर बोझ बढ़ते रहते हैं। सरकार जब इनको ही चुकाने में लगी रहती है तो कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाती और कोई आगे के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नहीं सोच पाती, क्योंकि सरकार का कोष क्या हो जाता है, अनुदान करने से खाली हो जाता है। तो दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी, मतलब ये तो ऐसे कह रहे हैं कुछ लोग तो कि सहायकी को हमेशा जारी नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। कुछ तो ये कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बस कर दिया फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर कर दिया फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कुछ कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए। वो मानते हैं कि किसान गरीब है, क्योंकि भारत में कृषि का बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि अपनी कृषि किस पर निर्भर करती है, मानसून पर, और मानसून कभी समय पर नहीं आता भारत में। तो कभी कहीं तो देखो अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। तो अधिकांश किसान कैसा है, बहुत गरीब है, और सहायकी को समाप्त करने से तो अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। मतलब थोड़ा बहुत भी वो किसान सोचता है कि चलो मुझे ये कर रहा है। तो आपने देखा होगा हर साल सरकार कभी कृषि के लिए कभी कितने रुपए के, मतलब कितने रुपए इन लोगों को सहायता प्रदान करती रहती है। तो सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी, समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सहायता से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग और अधिक लाभ हो तो सही नीति सहायकी समाप्त करनी नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही उसका क्या मिले, लाभ मिले। मतलब सहायकी को मेन जो है तर्क पर ये इस बात पे पहुँचे कि सहायता तो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। मूल जो उद्देश्य है वो क्या करना चाहिए कि जो लाभ है किसको मिलना चाहिए, सोचा किसके लिए, गरीबों के लिए। तो ये इसका जो फ़ायदा है वो अमीरों को ना करके, जब भी तो आपने देखा होगा BPL कार्ड बनते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों की गलती है। जो BPL कार्ड वास्तव में गरीबों को बनने चाहिए उनको नहीं बनते किसके हैं, अमीरों के, गाड़ी घोड़े हैं उनके बन जाते हैं। तो हकीकत बात है, जिसको लाभ मिलना चाहिए ना उसको लाभ नहीं मिलता है।
तो सही नीति साई की समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, कि बताया था ना थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो खाद्यान्नों में यानी गेहूं की क्रांति हुई, और यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही अपने देश के लिए हरित क्रांति का। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू भी रहे, क्योंकि आपने देखा है कि हर चीज़ में जो इसका हरित क्रांति का भी प्रभाव है ना, जो अच्छे पैसे वाले किसान थे ना उनको ही मिला, और सबसे बड़ी फ़ायदा उनको भी मिला जिनकी जहाँ पर सिंचाई के संसाधन उपलब्ध थे। और हरित क्रांति का प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ा जहाँ पर हरित क्रांति से सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं थे। पंजाब की क्रांति कहते हैं, क्योंकि पंजाब में तो आपने देखा होगा भाखड़ा नागल परियोजना है, पानी है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको मिला है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इसके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, जैसे जैसे देश संपन्न होता है, तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भरता जनसंख्या पर्याप्त कमी आती है। मतलब लोगों की आय कैसी होती जाती है, मतलब आय तो बढ़ती जाती है, और दूसरी चीज़ क्या है, कृषि पर निर्भरता। 3 उद्योग हैं, प्रथम प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में कृषि है, सबसे ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन यदि अपन जीडीपी में हिस्सा देखें ना तो कृषि से होने वाली आय का सबसे कम है। और तृतीय जो क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र, उससे प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की आय को जोड़ा जाता है, और लोगों की आय को जब जोड़ा जाता है वही जीडीपी कहला जाती है। तो कृषि से आय तो कैसी होती है, बहुत कम होती है। आपने देखा होगा प्रत्येक क्षेत्र में जो लोग हैं, किसी की लाख इनकम है, किसी की कितनी इनकम है महीने की, तो इन सबको भी तो जोड़ा जा रहा है, तो जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। तो भारत में 1950 से 90 की अवधि में जीडीपी में कृषि का अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। 1950 में 67.50% थी, और 1990 में यह घटकर 64.9% ही हो गए। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, जिसे प्रक्षण बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी जिसे कहते हैं अपन, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अपने किससे मिलती है, कृषि क्षेत्र में ही मिलती है। क्योंकि कृषि में ही आपने देखा होगा कुछ काम नहीं है तो बस कृषि है, जबकि उसमें छिपी बेरोजगारी मतलब कार्य में लगे हुए तो दिखाई देते हैं लोग, लेकिन उससे उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि एक खेत है जहाँ पर मात्र आवश्यकता 4 लोगों की है, उसमें 6 लोग या 7 लोग कार्य पर लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 लोग कैसे हैं, बेरोजगार। तो फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उनको और काम अपने शहरों के, आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि घर में औरतें ज़्यादातर काम करती रहती हैं, बाकी के पुरुष जो हैं वहाँ पर शहरों से कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। आज मैंने साइकी पर बहस के बारे में आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको उद्योग और व्यापार पढ़ाऊँगी, सेकेंड लेसन का। आप होमवर्क करते रहिए, आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, वो आपके ही फ़ायदे की चीज़ है बस बेटा।